अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आ रही है आवाज। So today we are going to study seronegative spondyloarthropathy. Seronegative means कि जो हमारे पास नॉर्मल हमने जितने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था, इन सब में हमने बताया था कि हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फैक्टर आरए फैक्टर दैट वाज पॉजिटिव, ठीक है, वो एक एंटीबॉडी की जो ब्लड में डिटेक्ट हुई थी। उसके अलावा एंटी-सीसीपी जो प्रोटीन्स थे वो हमें मिलते। बट सीरोनेगेटिव मींस कि ये जो सारी सीरोलॉजी है इट वुड बी एब्सेंट, यानी इन इस तरह की आर्थराइटिस और जॉइंट्स डिजीजेस में हमें एएनए भी नेगेटिव होगा और रूमेटॉइड फैक्टर भी नेगेटिव होगा, ठीक है, उस वजह से इसको हम सीरोनेगेटिव कहते हैं। अब इसमें तीन चीजें आ गई, ठीक है, एक आ गई एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड द थर्ड वन इज सोरियाटिक आर्थराइटिस, ठीक है। जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सोरियाटिक आर्थराइटिस भी सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें होता है, ठीक है। जो आज हमने पढ़ना है दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, inflammatory disorder of unknown cause that primarily affects the axial skeleton, ठीक है। नंबर वन हमने बता दिया कि इट्स एन inflammatory disorder, ठीक है। अभी तक स्टडी इज स्टिल अंडरवे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज फॉर इट, इट इज अननोन। मैम स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं। मूव कर रही मैम। क्या करें स्लाइड में?
अब मूव करिए स्लाइड्स। Yes, ma'am. अच्छा, अब उसमें ये क्या है, आपका ज्यादा एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्व होगा। एक्सियल स्केलेटन मींस जो मिड लाइन में, जो बॉडी की सपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसमें क्या आ जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और साथ साथ आपके कुछ पेल्विस के कुछ जॉइंट्स है, सेक्रोइलियम का जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे सेक्रम और आइलियम का वो वाला जॉइंट इन्वॉल्व। पेरिफेरल जॉइंट्स एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मे आल्सो बी इन्वॉल्व। ठीक है, और जॉइंट्स को भी, पेरिफेरल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं लेटर इन द डिजीज, बट इनिशियली एक्सियल स्केलेटन ही इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन, स्टिफनेस, डिसेबिलिटी, डिक्रीज्ड स्पाइनल मोबिलिटी एंड डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये क्या ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस अपने ही जॉइंट्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो ही जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो रहा था कि बोन वहां से डिसॉल्व शुरू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बोनी स्पर्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड वो जो एंड रिजल्ट इसका क्या होगा कि जो आपके वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो डिसअपीयर हो जाती है, एंड द जॉइंट्स स्टार्ट टू फ्यूज, वो आपस में वर्टिब्रली फ्यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो फ्यूज होना शुरू होगी उसकी मोबिलिटी इफेक्ट होगी, वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल आपका स्टिफ हो जाएगा और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी, मूवमेंट। Sacroiliitis is usually one of the earliest manifestation. ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को पेन ही हिप जॉइंट वाले एरिया में होगी जहाँ पे सेक्रम और आइलियम का जॉइंट होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। अब HLA-B27 जो है वो 90% केसेस में आपको पॉजिटिव मिलेगा। HLA-B27 क्या है कि हम हमारे जितने भी सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ हमारे प्रोटीन्स पड़े होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं कि जो बाहर से बैक्टीरिया या कोई भी आया उसको प्रेजेंट करते हैं द एंटीजन की दिस इज द एंटीजन यू हैव टू इनगल्फ। ठीक है, तो अब ये HLA-B27 क्या करता है, गलती से हमारा अपना बॉडी का सेल्फ एंटीजन जो प्रेजेंट करते हैं, देन वो उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, तो अभी तक जितनी स्टडीज हुई है 90% ऑफ द केसेस उनमें HLA-B27 का रोल है, यानी उसकी गलती की वजह से द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट्स। अच्छा, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, HLA-B27 और टी सेल्स का रिस्पॉन्स है। ठीक है, HLA-B27 हमारे बॉडी के अपने सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट कर देता है टू द टी सेल्स। टी सेल्स को लगता है कि फॉरेन एंटीजन है एंड दे स्टार्ट अटैकिंग द डिफरेंट जॉइंट्स। ठीक है, जहां जहां पर भी जॉइंट्स हैं आपके, उससे क्या होगा, जो टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और सारे रिक्रूटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो जाएगी। आफ्टर बीइंग रिक्रूटेड दे विल स्टार्ट रिलीजिंग डिफरेंट साइटोकाइन, जो हमने बाकी सारे उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पढ़े एज इट इज गोइंग। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जितने भी इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, वो सारे वहां पे रिलीज हो जाएंगे। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ द डिजीज। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मींस आपके सिस्टेमिक साइंस भी आएंगे, वहां पे एक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, बोन रिसॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, न्यू बोनी स्पर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो वर्टिब्री है उसकी शेप चेंज होना शुरू होगी, आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, एंथीसिस कौन सी जगह होती है, जहां पे आके लिगामेंट्स ने अटैच होना होता है बोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरीली इफेक्ट होती है एंथीसिस, जहां पे भी लिगामेंट ने अटैच होना। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, प्रोमिनेंट एडिमा शुरू हो जाता है बोन का, जिससे ऑब्वियसली बोन के अंदर हमने पढ़ा था मिडल में बोन मैरो प्रेजेंट है। ठीक है, जब बोन अफेक्ट होगी, बोनी स्पर्स बनेंगे, सारा कुछ बनेगा, तो उससे हमने पढ़ा था कि बीच में जो बोन मैरो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इरोसिव लीजन्स बन जाएंगी वहां पे। Synovitis follows and may progress to pannus formation। वही जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता साइनोवियल जॉइंट्स हैं, यानी जो जॉइंट कैविटी है वो पूरी की पूरी इन्फ्लेम होना शुरू होगी। ठीक है, जब वो इन्फ्लेम होगी इट विल ट्राई टू हील इटसेल्फ, न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी वहां पे होगी जिसको हम पेनिस कहते हैं, जब वो अपने आप को वो रिजनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विद आइलैंड्स ऑफ न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक है, साथ साथ न्यू बोनी स्पर्स भी बनेंगे, बोन भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, न्यू बोनी स्पर्स बनेंगे। Now the eroded joint margins are gradually replaced by fibrocartilage regeneration and then by ossification। ठीक है, अल्टीमेटली जो जॉइंट में टोटली भी ऑब्लिटरेटेड। अब जो जॉइंट आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वहां पे इतनी इन्फ्लेमेशन होती है कि जब वहां पे फाइब्रोकार्टिलेज दोबारा ग्रो करता है कि इवेंचुअली इट बिकम्स ऑसिफाइड, यानी जो बीच की जॉइंट, नॉर्मल जॉइंट की स्पेस थी वो खत्म हो गई है, उसमें भी फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो ऑसिफाई होना शुरू हो जाता है। तो इन शॉर्ट जो सारी बोन्स है वो आपस में फ्यूज होके एक स्ट्रेट स्पाइन बना देंगे आपका।
ठीक है, जो बीच की डिस्क है उसमें जब फाइब्रोकार्टिलेज रीजनरेट करते हैं, एक बार तो इन्फ्लेमेशन ने फाइब्रोकार्टिलेज को डिसॉल्व कर दिया, नाउ द फाइब्रोकार्टिलेज रीजनरेट्स इटसेल्फ, उसके बाद उसकी जब ऑसिफिकेशन होती है तो यानी वो बोन बन जाता है, ठीक है, जब बोन बनता है तो वो जो ऊपर वाली बोन के साथ फ्यूजेस विद द बोन, ठीक है। नॉर्मल जो आपके पास स्पाइन होता है कि ये वर्टिब्रा होता है, हमें पता है कि बीच में एक डिस्क होगी, ठीक है। अब यहाँ जहां जहां पे आके आपके लिगामेंट्स अटैच होते हैं ना, वहां वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन शुरू होगी तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बोनी स्पर्स, इस तरह करके आपके बोनी स्पर्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली क्या होगा, वो जो डिस्क स्पेस है उसमें इन्फ्लेमेशन के बाद जब वो रीजनरेट करेगी इट विल बिकम ऑसिफाइड और फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से ये आपस में दे स्टार्ट टू फ्यूज, क्योंकि वो जो डिस्क थी वो जब रीजनरेट की इट बिकम्स ऑसिफाइड एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे, और वो इस तरह ऑसिफाई होके फ्यूज होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि स्पाइन जो है हमारा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा वो कर्व्ड इसलिए होता है कि ताकि आपको एवरीडे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम ना हो, मूवमेंट में इधर उधर फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारा कुछ इजी होता है, बट व्हेन दिस हैपेंस वो जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपका वो जो कर्व है इट विल डिमिनिश, कर्व खत्म हो जाएगा और जो आपस में वर्टिब्रे फ्यूज होकर एक स्ट्रेट लाइन बना। नाउ क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, स्केलेटल एंड एक्स्ट्रा स्केलेटल। स्केलेटल में हमने बताया एक्सियल आर्थराइटिस, ठीक है, यानी सेक्रोइलियक जॉइंट और जो हमारे पास वर्टिब्रे है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। आर्थराइटिस ऑफ गर्डल जॉइंट, गर्डल जॉइंट्स इसको आर्थराइटिस ऑफ गर्डल जॉइंट्स भी कहते हैं क्योंकि हमें शोल्डर और हिप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। शोल्डर जब दोनों शोल्डर जॉइंट्स इकट्ठे एक वो बने हो तो उस पूरे को हम शोल्डर गर्डल कहते हैं। हिप जॉइंट का भी है, जब दोनों साइड के हिप जॉइंट से पूरे पेल्विस की फॉर्म में पड़े हो उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हिप और शोल्डर्स दोनों फिट। पेरिफेरल आर्थराइटिस इज वेरी अनकॉमन, ठीक है, इसमें इतना नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्रा स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट। एक्स्ट्रा स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट भी वेरी लेट इन द डिजीज होती है, बट इट कैन इन्वॉल्व इंटीरियर acute इंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो हमारे यूवियल ट्रैक को अटैक करना शुरू कर देते हैं। कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली वो हार्ट सेल्स को या आपकी आर्टरीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम हो सकता है, एंटेरिक म्यूकोजल लीजन्स एंड एमाइलोइडोसिस, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा इसकी स्केलेटल मैनिफेस्टेशन। इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, इंसिडियस ऑनसेट ऑफ डल पेन, ठीक है, आपको डल सी पेन स्टार्ट होगी, ये ज्यादा हमने पढ़े एक्सियल स्केलेटन को अफेक्ट करते हैं जिसमें से ज्यादा लंबार रीजन, ठीक है। तो आपको जो पेन शुरू होगी वो लोअर लंबार रीजन, उसके अलावा ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन इज द हिप रीजन क्योंकि वहां पे सेक्रोइलिक जॉइंट पड़ा हुआ है। लो बैक मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ फ्यू आवर्स, ठीक है, जब पेशेंट सो के उठेगा कुछ घंटों की मॉर्निंग स्टिफनेस होगी उसको, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक्टिविटीज करना शुरू होगा तो इट विल इम्प्रूव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेन यूजुअली बिकम परसिस्टेंट एंड बायलैटरल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स थे, आहिस्ता आहिस्ता एज द डिजीज प्रोग्रेसेस तो वो परसिस्टेंट यानी पेन वुड बी कॉन्टिन्यूअस, वो किसी चीज से सेटल नहीं होगा, ठीक है। और दोनों साइड जब द हिप जॉइंट्स है तो दोनों साइडों पे आपको फील होगी। नॉकटर्नल एक्सरसेपेशन पॉजिटिव यानी रात के टाइम पॉजिटिव हो, ठीक है, रात को जब व्हेन यू ले डाउन स्ट्रेट तो वो उस वक्त पेशेंट को ज्यादा पेन फील होगा, ठीक है। जो इसमें पेशेंट की प्रीडोमिनेंट कंप्लेन ही आपके पास बैक पेन और स्टिफनेस, बोनी टेंडरनेस में भी प्रेजेंट, ठीक है। जॉन जॉन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, अगर हम उसकी एग्जामिनेशन करें तो वहां पर मूवमेंट्स पेशेंट की पेनफुल होंगी, बोनी टेंडरनेस होगी, ठीक है। अगर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व हो जाए जो कि लेट इन द डिजीज होता है तो फिर हमें नेक पेन, यानी मेन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि लंबार रीजन एंड ग्लूटियल रीजन, ठीक है। बाकी ये है कि पेन जो है वो मॉर्निंग स्टिफनेस मॉर्निंग में ज्यादा इट सेटल्स डाउन आफ्टर सम वर्क, ठीक है। उसके अलावा नाइट के टाइम पे नॉकटर्नल एक्सरसेपेशन पॉजिटिव होगी क्योंकि जब पेशेंट एक बार लेटता है तो आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होता है उस वक्त, तो उस वक्त पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ये पेन और डिजीज प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो पेशेंट का एक टिपिकल सा पोस्चर बन जाता है, ठीक है। अब विद ऑब्लिटरेटेड लंबर लॉर्डोसिस जो आपके लंबर साइड पे कर्व था अंदर की तरफ वो कर्व खत्म हो जाता है, ठीक है, वहां से इट बिकम्स स्ट्रेट, ठीक है, बटक एट्रोफी एंड एसेंचुएटेड थोरेसिक काइफोसिस,
ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, आपके पास पेशेंट का इस तरह का पोस्चर बन जाएगा। ठीक है, पेशेंट वुड बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, और वो उसके नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाए। ठीक है, इस तरह से पेशेंट का आपको पोस्चर मिलेगा कि वो जो कमर का यूं आउटवर्ड का कर्व था वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। पेशेंट अपने आप को फ्लेक्स्ड रखेगा पोजीशन में, और नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों फ्लेक्स्ड होंगे। ठीक है, इसका टिपिकल पोस्चर होगा जिससे उसे पेन रिलीफ मिलेगा। नाउ टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स। अब जो हमारे पास डिफरेंट 3 तरह के टेस्ट हैं। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगी कि आपको मैं ये जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन हो सके मैं करूं, लेकिन सिंस वी आर ऑन जूम में आपको आप करके तो नहीं दिखा सकती टेस्ट। तो जो टेस्ट ना समझ आए यू कैन ऑलवेज गूगल इट। ठीक है, यूट्यूब पर सब टेस्ट की वीडियोस मौजूद है। ठीक है, जौन सा ना समझ आए या कुछ, मैं कोशिश तो करूंगी सारा समझ आए, लेकिन आपने खुद से वीडियोस भी लाजमी देखनी है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली टेस्ट में हो क्या है। अच्छा, यहाँ मूव करने से पहले एक और बात कि आप लोगों की क्विज की मैंने डेट आपको बता दी है। जो लेक्चर्स है वो सारे के सारे एलएमएस पे अपलोडेड है। मैं कोशिश करूंगी मैं ईमेल भी कर दूं सबको घर जाके, बट मैंने एलएमएस पे सारे लेक्चर्स अपलोड आपके कर दिए। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक इंक्लूडेड है, जिसमें बोन ट्यूमर्स भी है। ठीक है, 12th को है। कोई जवाब दे दो बच्चों। ओके मैम। यस मैम, ओके। ठीक है, अच्छा सा पढ़ के देना है। एमसीक्यूज ही होंगे 10 to 15, प्रोबेबली 10 होंगे, 10 12 to 15 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, मैं इजी ही बनाऊंगी, लेकिन आई विल टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, पढ़ा होना चाहिए आप लोगों ने, जो पढ़ाया है उसी में से होगा सारा कुछ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम क्विज जो आपने नेक्स्ट वीक नहीं ले सकती हैं आप, क्योंकि जिस डे पे आपने कहा है ऑलरेडी उन डेज में हमारे क्विजेज हैं। ये यस मत, मैम। क्योंकि इसके बाद आप लोगों के मिड्स भी आने वाले हैं। मिड्स कब से हैं आपके? मैम जनवरी के लास्ट पे है। जनवरी मैम के। 15 से। तो देखो फिर उसके बाद फिर मिड्स ही बच जाते हैं, उससे जल्दी भी नहीं हो सकता, तो ये डेट सूटेबल है। ठीक है, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, आप लोग बस अच्छी तरह पढ़ो, इंशाल्लाह इजी होगा। ठीक है, ओके मैम। आगे पीछे मैं इसीलिए नहीं कर सकती, वरना मैं कर देती, क्योंकि फौरन आगे मिड्स है। ठीक है, तो आगे हो नहीं सकता, मिड से पहले पहले वी नीड के क्विज हुई। ठीक है, बीच में छुट्टियां आ गई उस वजह से वो हो गया, वरना मेरा इरादा था कि मैं आपसे जनवरी के फर्स्ट वीक में ही दूं, और वो सेकंड वीक तक बात चलेगी, फिर वो एंड पे तो ऑब्वियसली आपके मिड्स है। अच्छा, अब हमने जो टेस्ट करने हैं ना, हम उसमें 3 चीजें देखेंगे। सर्वाइकल मोबिलिटी, कि सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी चेक करनी है आपने, thoracic spine की mobility, and then lumbar mobility. सबसे पहले आपने देखना है ऑक्सीपिट टू वॉल डिस्टेंस। ऑक्सीपिट होता क्या है? इट इज जो आपकी स्कल का लोअर पार्ट होता है उसको हम ऑक्सीपिट कहते हैं। ठीक है, the severity of cervical flexion deformity and ankylosing spondylitis। ठीक है, ankylosing spondylitis में आपने देखने के लिए कि कहीं सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करना है, हील्स और बटक्स पेशेंट की अगेंस्ट द वॉल हो। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे टू एक्सटेंड द नेक मैक्सिमम, यानी नेक को बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड करना है। ठीक है, ताकि इस तरह से कि पेशेंट की जो है नेक, जो ऑक्सीपिट है, जो हेड का लोअर पार्ट है आपका, वो टच करे टू द वॉल। ठीक है, नाउ फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीपिट एंड द वॉल इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। ठीक है, अगर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट होगी, हमने पढ़ा था कि पेशेंट का पोस्चर ऐसा बन जाएगा कि उसका जो सर्वाइकल स्पाइन है वो फ्लेक्स हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, फिर जब आप पेशेंट को टेस्ट करने को कहोगे तो पेशेंट जो है अपनी नेक को सीधी कर ही नहीं पाएगा। तो हमारा नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल बंदा जो है वो ऑक्सीपुट अपना आराम से स्ट्रेट खड़े हो तो वॉल को टच करना चाहिए, एंड दोनों के दरमियान 0 डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी टचिंग द वॉल जब आपको स्ट्रेट खड़ा होने को कहा जाए। बट जिस पेशेंट में सर्वाइकल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होगी, फ्लेक्शन होगी, तो वो तो अपनी नेक को स्ट्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो वो एक टिपिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन द ऑक्सीपिट एंड द वॉल, वो हम मैयर करें। आइडियली इट शुड बी 0, क्योंकि आपको ऑक्सीपिट टच करना चाहिए वॉल को, बट इन दीज पेशेंट हैव फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, तो इस तरह से एक गैप बन जाएगा। यानी यहाँ पे देखो एक थोड़ी सी फ्लेक्शन है, पेशेंट सीधा नहीं कर पा रहा। उसके
बाद आ जाते हैं, ये भी सर्वाइकल फ्लेक्शन को ही देखने के लिए, ट्रेगर्स टू वॉल डिस्टेंस, मेंटेन स्टैंडिंग पोस्चर दैट इज इंश्योर हेड इन नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, आपने पेशेंट को दीवार के साथ खड़ा करना है इन स्ट्रेट नॉर्मल पोजीशन, चिन ड्रॉन इन एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, यानी आप जितना मैक्सिमली नेक को एक्सटेंड कर सकते हो, चिन अप करना है। Measure the distance between tragus of the ear and wall on both sides। ठीक है, आपने यानी वॉल पे यहाँ से लेके दिस इज द tragus, यहाँ तक का हमने डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद इंश्योर नो सर्वाइकल एक्सटेंशन, रोटेशन, फ्लेक्शन और साइड फ्लेक्शन ऑकर्स। ठीक है, आपने पेशेंट को ना फुली फ्लेक्स करने, बस आपने पेशेंट को कहना है कि न्यूट्रल एनाटॉमिक पोजीशन में अपना हेड रखे और फिर आपने वॉल और ट्रेगस का डिस्टेंस देख लेना। ठीक है, वो उस एज के मुताबिक जितना होना चाहिए आपने उससे मेजर करना। अगर तो नेक फ्लेक्शन होगी तो ऑब्वियसली वो आपका जो ट्रेगस है वो थोड़ा आगे को मूव कर जाएगा और वो डिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, जो उस एज के लिए डिस्टेंस होना चाहिए था उससे आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा नेक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। ये वाला रहने देंगे, आपके लेवल से काफी। फिर हम देख लेंगे चेस्ट एक्सपेंशन, measured as the difference between maximal inspiration and expiration in the fourth intercostal space। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, एक इंच टेप लेके फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे अराउंड द पर्सन आपने वो रख लिया। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि मैक्सिमली इनहेल करे जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकता है, और मैक्सिमली इनहेल करे जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन है, जब वो मैक्सिमम इनहेल करेगा, हवा जब अंदर जाएगी तो पेशेंट का जो चेस्ट डायमीटर है जो ओरिजिनली नॉर्मल पोजीशन में था उससे 5 सेंटीमीटर उससे अबव इंक्रीज करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कोई रिब जॉइंट्स में या फिर कोई थोरेसिक स्पाइन में कोई हमारे पास डिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, जिस पेशेंट की डिफॉर्मिटी हो उसको प्रॉब्लम होगी पूरा इनहेल करने में, द पेशेंट विल फील पेन रिब्स वाले जॉइंट्स में भी एंड इन द थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, अगर तो उसकी मैक्सिमम नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है विदाउट एनी पेन तो हम कहेंगे हाँ द टेस्ट इज नेगेटिव, कि पेशेंट इज नॉर्मल। फिर हमने देख लिया लंबार फ्लेक्शन, इसको हम मॉडिफाइड शॉबर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक मार्क लगाना। मार्क आपने किस जगह पे लगाना है, एट द लंबोसेक्रल जंक्शन। अब लंबोसेक्रल जंक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे, कि जो आपके वीनस डिंपल्स होते हैं बिल्कुल ग्लूटियल रीजन के ऊपर ऑन द लोअर बैक पे जो डिंपल्स होते हैं उसको आपने मार्क कर लिया। ठीक है, एक आपने वहां पर मार्क लगा लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्दर मार्क्स आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अबव एंड 5 सेंटीमीटर बिलो एंड 10 सेंटीमीटर अबव। ठीक है, आपने क्या करना है, एक मार्क लगा लेना है 5 उससे 5 सेंटीमीटर नीचे, एक उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर। नाउ मेजर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, ठीक है, मार्क्स व्हेन द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड एज फार एज पॉसिबल कीपिंग द नीज स्ट्रेट। आपने पेशेंट को कहना है कि अपने नीज बिल्कुल स्ट्रेट रख के फॉरवर्ड बेंड करे और आपने ये डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, कि नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में कितना था और जब पेशेंट आगे को बेंड किया, ठीक है, तो तब कितना। अगर तो पेशेंट का कोई स्पाइनल उसको डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई वर्टिब्रल डिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो आराम से फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर सकता है एंड द डिस्टेंस विल इंक्रीज। देखो जब ये स्ट्रेट खड़ा है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लाइक पर से इट्स 10 सेंटीमीटर। व्हेन द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड तो वो जो कर्वेचर है उसकी वजह से हमारा डिस्टेंस शुड इंक्रीज। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने बताया था 10 सेंटीमीटर अबव 5 सेंटीमीटर बिलो, तो जो टोटल डिस्टेंस है वंस द पर्सन फ्लेक्सेस ये इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, द स्पाइनल द वर्टिब्रल कॉलम इज नॉर्मल और वो फ्लेक्शन के वक्त आराम से उसके कर्वेचर ने अलाउ कर दिया फॉर द डिस्टेंस टू इंक्रीज। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से कम होगा तो तब हम कहेंगे कि दैट इज एबनॉर्मल, यानी वो सही से फ्लेक्स ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम अगर आपकी वैल्यू। उसके बाद आ जाता है फिंगर टू फ्लोर डिस्टेंस। इसमें भी आपने क्या करना होता है, यू आस्क द पेशेंट कि वो अपने नीज बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ठीक है, अपने टोस को टच करे। आपने क्या करना है, पेशेंट को बिल्कुल नीज अपने नी जॉइंट पे कोई उसकी फ्लेक्शन ना हो। ठीक है, और आपने उसको कहना है कि टू टच योर टोस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हमने डिस्टेंस मेजर कर लेना है बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर एंड द फ्लोर व्हेन द पेशेंट इज बेंड ओवर। ठीक है, आपने देखना है कि कितना डिस्टेंस है।
ये डिस्टेंस नॉर्मली बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेशेंट शुड बी एबल टू इफ नॉट टच द टोज एटलीस्ट गो डाउन टू सम पॉइंट, ठीक है? जो हमारा डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर पेशेंट यहीं पे रुक जाते हैं कुछ, तो वो आप डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है? जितना ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि कोई डिफॉर्मिटी, ठीक है? सिंपली आपने पेशेंट को अपनी फिंगर से अपने टोज टच करने को कहना है, फिर आपने उसकी जो फिंगर टिप्स है और फ्लोर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, ठीक है? नॉर्मली ये डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों से टोज टच नहीं होंगे क्योंकि उनको बॉडी इज नॉट अडेप्टेड फॉर फ्लेक्शन में कुछ, ठीक है? तो वो आप मेजर कर लो। लेकिन जिनमें कोई डिफॉर्मिटी हो वो इस तरह से अपना कर्वेचर बना ही नहीं सकते, उनका वो बेंड ही नहीं करेगा, फ्यूज होने की वजह से इट विल स्टे स्ट्रेट, उनसे बेंड ही नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब वो पूरा बेंड ही नहीं कर पाएंगे तो हाथ अगर यहाँ पे और यहाँ पे दिस इज द फ्लोर, तो आप वो जो डिस्टेंस है दैट वुड इंक्रीज। अच्छा, अब लेटरल स्पाइनल फ्लेक्शन का भी हमारा एक टेस्ट है, वो भी हमने सिर्फ देखना होता है कि लेटरली पेशेंट स्पाइनल फ्लेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना अगेंस्ट द वॉल, ठीक है? हील्स भी टच हो रही है और बटक्स आपके वॉल के साथ। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है टू कीप द नी स्ट्रेट, ठीक है? आउटर एजेस ऑफ द फीट 30 सेंटीमीटर, यानी आपने पाँव इतने खोलने के जिधर आपके हिप जॉइंट्स आ रहे हैं बस उसी लेवल पे आपके पाँव होंगे, ठीक है? फीट जोड़ के खड़े नहीं होना, अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? फीट आपने बिल्कुल पैरेलल रख के थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को कहना है, आपने ना पेशेंट का मेजर कर लेना है, एक पॉइंट लगा लेना है अपने अबव द नी जॉइंट, वहां से फ्लोर तक हमने मेजर कर लेना है कि कितना है, ठीक है? यू विल हैव दैट वैल्यू, ठीक है? आपने एक वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जब हम पेशेंट को कहेंगे टू टर्न, पेशेंट को कहेंगे टू लिटरली फ्लेक्स, जैसे दिस पर्सन इज डूइंग, जब वो लिटरली फ्लेक्स हो गया पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये मेजर्ड थी ये ऑपोजिट साइड पे इतनी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि जब पेशेंट यू टर्न करेगा तो आपकी दिस रीडिंग विल इंक्रीज, ये आपके ऊपर चली जाएगी, ठीक है? इंच टेप यहाँ तक आ जाएगा। उसका क्या मतलब है कि लेटरल फ्लेक्शन इज नॉर्मल, यानी अब कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी नहीं है, द पेशेंट इज एबल टू लेटरली फ्लेक्स द स्पाइनल कॉर्ड, यानी 10 सेंटीमीटर या उससे ऊपर का जो डिस्टेंस है, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर या ग्रेटर बन रहा है, दैट मींस द पर्सन का जो स्पाइन है दैट इज नॉर्मल, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग नॉर्मल लेटरल स्पाइनल फ्लेक्शन। अच्छा, अभी तक जो हमने टेस्ट पढ़े हैं दोस वर फॉर द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? हमने सर्वाइकल के लिए कुछ पढ़ ली, कुछ हमने थोरेसिक के लिए पढ़ ली, और ये जो लेटरल फ्लेक्शन है ये जरा लंबर वाली साइड पे चला। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेस्ट फॉर सैक्रोइलाइटिस, सैक्रोइलियम जॉइंट को हमने टेस्ट, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है सबसे पहले आपका सैक्रोइलिक जॉइंट ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है? अब कुछ उसके लिए आपने टेस्ट जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, गैंसलिंग टेस्ट में क्या होता है, इट इज परफॉर्म विद द पेशेंट सुपाइन, यानी आपने पेशेंट को सीधा लिटा दिया, द हिप जॉइंट इज मैक्सिमली फ्लेक्स्ड, ठीक है? एक साइड का जो हिप जॉइंट है ये देखो जिस तरह ये आपने उसको मैक्सिमली फ्लेक्स कर लिया, एंड द ऑपोजिट हिप इज एक्सटेंडेड, ऑपोजिट वाले को आपने फुल एक्सटेंड कर दिया। दिस मैनूवर स्ट्रेसेस बोथ द सैक्रोइलिक जॉइंट्स साइमल्टेनियसली, इससे क्या होगा, आपके दोनों सैक्रोइलिक जॉइंट्स पे इकट्ठे वो पड़ेगा स्ट्रेस, ठीक है? उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड पेन, ठीक है? जॉन से जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक की ज्यादा किसी एक की कम है, वो आपको इससे पता चलता है, ठीक है? सिंपली पेशेंट को सीधा लेटा के एक हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन कर ली, ऑपोजिट वाले पे एक्सटेंशन कर ली, उसको हमने फुली एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? ये दिस इज द फ्लेक्शन, दिस इज द एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन, उससे क्या होगा, हम साइमल्टेनियसली दोनों सैक्रोइलिक जॉइंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, बिकॉज़ द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन। Then we have pelvic compression test. Test irritability by compressing the pelvis with the patient prone. ठीक है? आपने सिंपली पेशेंट को लिटा के इस तरह से दोनों साइडों पे कंप्रेशन लेके देखना है, जो ऑब्वियसली पेन होगी, जिस साइड पे पेशेंट को पेन होगी, sacroiliac pain will be lateralized to the inflamed joint, ठीक है? किसी एक जगह पे जब पेन होगी तो पेशेंट आपको पॉइंट आउट करेगा कि इस जगह पे होगी, ठीक है? और वो अपनी उस साइड को ऊपर कर लेगा और दूसरी साइड की तरफ टर्न ले लेगा, ठीक है? जैसे इस पे अगर पेन थी तो वो उस पेन से बचने के लिए पेशेंट विल लिटरली टर्न टू द ऑपोजिट साइड, द नॉर्मल साइड जिधर उसको पेन नहीं। दिस इज द पेल्विक कंप्रेशन।
Then we have Petrick's test. This test is performed by having the tested leg flexed. आपने क्या करना है, पेशेंट की लेग को फ्लेक्स कर लिया एट द नी जॉइंट, ठीक है, एंड abducted, यानी मिड लाइन से अवे लेके गए हो एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से करके, यानी इसमें तीन चीजें होंगी, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। उससे क्या होगा, जो जिस साइड का आप टेस्ट कर रहे हो उस साइड का sacroiliac जॉइंट में पेशेंट विल फील पेन, ठीक है, क्योंकि उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, जब फ्लेक्शन भी या एबडक्शन भी एक्सटर्नल रोटेशन की इकट्ठी है तो इट विल बी स्ट्रेस्ड। ये सिंपल आपके पास टेस्ट है कुछ sacroiliac जॉइंट के टेस्ट के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लैब टेस्ट। अभी हमने बताया कि HLA B27 would be positive in these patients, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में HLA जब आप जीन टेस्टिंग करते हो तो B27 हमारे पास पॉजिटिव है। Since it is an inflammatory process, the ESR and CRP would be raised, ठीक है। Mild anemia, अगर bone marrow involvement होगी तो patient can have mild anemia as well. Elevated serum IgA levels, ठीक है, एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ जाता है, बट वो RA फैक्टर वाली एंटीबॉडीज नहीं होती। कौन सी एंटीबॉडीज इसमें बनती है, इसमें IgA बनती है, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेट एंड CPK रेज, ठीक है, जब भी कोई बोन पैथोलॉजी होती है हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेट रेज हो जाता है, एंड CPK इसलिए रेज है कि अगर कोई साथ मसल या सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेट लाजमी रेज होगा, CPK भी इन सम केसेस इट इज रेज। जब हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे पे हमें क्या नजर आएगा, अर्ली ऑन आपको नजर आएगा ब्लरिंग ऑफ द कॉर्टिकल मार्जिन्स ऑफ द सबकॉन्ड्रल बोन्स, ठीक है, जो आपके बोन के मार्जिन्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो जॉइंट वो है दे विल स्टार्ट ब्लरिंग आउट, ठीक है, इनकी ब्लरिंग होना, नॉर्मली इस तरह नजर आ रहे थे तो यहाँ पे देखो ब्लरिंग होना शुरू हो गई, ठीक है। Followed by erosion and sclerosis. Progression of erosion leads to pseudo widening of the joint space, ठीक है। जब इरोजन का प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे हमें नजर आता है कि जॉइंट स्पेस वाइडन हो गया, उसको स्यूडो वाइडनिंग इसमें कहा होता है क्योंकि एक्चुअली वो वाइडन नहीं हो रहे, वो अभी सिंपली इरोजन का प्रोसेस होता है, जॉइंट स्पेस खत्म हो गई होती है, ठीक है, पहले हमें स्यूडो वाइडनिंग नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एज फाइब्रस एंड देन बोनी एंकाइलोसिस सुपरवीन द जॉइंट में बिकम ऑब्लिटरेटेड। उसके बाद जब वो कार्टिलेज स्टार्ट्स टू ग्रो इटसेल्फ, उसकी वहां पे मिनरलाइजेशन हो जाती है, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो आपको वाइड स्यूडो वाइडनिंग नजर आएगी वो खत्म हो जाएगी एंड द जॉइंट स्पेस विल एक्चुअली बी ऑब्लिटरेटेड। अब देखो यहाँ पे जॉइंट स्पेस है ही, क्योंकि यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द जॉइंट स्पेस, यहाँ पे ऑब्लिटरेट हो चुकी है, ठीक है। द चेंजेस एंड प्रोग्रेशन ऑफ द लीजन आर यूजुअली सिमेट्रिकल, ठीक है, दोनों साइडों को वो इकट्ठे सिमेट्रिकली इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, उसके अलावा हम डायनामिक एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई से क्या होगा कि आपको एक तो जॉइंट स्पेस नजर आ जाएगी, आसपास थोड़ी बहुत जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन है वो भी हमें नजर आ जाएगी, ठीक है। तो सैक्रोइलाइटिस के लिए डायनामिक एमआरआई इज द ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी ऑफ चॉइस। उसके बाद क्या है, लंबार स्पाइन को जब आप देखते हो, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, आपका जो नॉर्मली इस तरह से होना था कर्वेचर, इट विल बी लॉस्ट, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हो जाएगा एंड इट विल बिकम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा हो जाएगा आपका स्पाइन, ठीक है। डिफ्यूज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बोन हमने भी पढ़ा कि बोन इरोजन, बोन रिसॉर्प्शन, वो सारा प्रोसेस चल रहा होगा। Reactive sclerosis caused by osteitis of the interior corner of the vertebral body. जब शुरू में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जहां पे लिगामेंटियस अटैचमेंट हो रही थी, वहां पे वो मेन साइड है, ठीक है। जब वहां पे आपकी बोन रिसॉर्प्शन शुरू होती है, इरोजन, उससे क्या होता है, जो वर्टिब्रल बॉडी है उनकी शेप खराब होना शुरू होती है, लीड्स टू द स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। नॉर्मली उनकी ओवल सर्कुलर सी शेप होती है, अब इरोजन वगैरह की वजह से दे बिकम स्क्वेयर्ड शेप, ठीक है। उसके अलावा ossification of the supraspinous and interspinous ligaments, Dagger sign. Dagger sign हम किस तरह से कहते हैं कि जो आपके supraspinous और interspinous ligaments जो ऊपर से नीचे तक गुजर रहे होते हैं उनकी ossification स्टार्ट हो जाती है, then they give the appearance of a dagger, जिस तरह ये आपको straight सी नजर आ रही है, एक dagger sign इसको हम बोलते हैं कि जिस तरह एक dagger is a knife, ठीक है, form of knife, वो जो खंजर जिसको कहते हैं, ठीक है, उस तरह की एक appearance देना शुरू हो जाता है आपके जो ligaments।
फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल सिंडेस्मोफाइट्स, ठीक है, यानी जो बोनी स्पर्स हैं उन्हीं को हम सिंडेस्मोफाइट्स कहते हैं. Later, bamboo spine appearance when ankylosing of spine occurs. ठीक है, bamboo spine appearance क्या होती है? जब हमारे पास ये है बेम्बू स्पाइन, ठीक है, इस तरह का बन जाता है. होता क्या कि जब उनकी स्क्वेयरिंग और वो आपस में फ्यूज होना शुरू होते हैं और यहाँ से थोड़े थोड़े से बोनी स्पर्स नजर आ रहे थे, तो वो जिस तरह एक बैम्बू स्टिक होती है इस तरह की, उस तरह के पेरेंट्स देना शुरू होते हैं, क्योंकि आपस में वो फ्यूज हो गए होते हैं, जॉइंट स्पेस जो है ऑब्लिटरेट हो चुकी होती है, थोड़े बहुत ऑस्टियोफाइट्स निकले होते हैं. तो उससे क्या होता है, इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ बैम्बू स्टिक. ठीक है, जो हम डैगर स्पाइन की बात करें थे वो ये था, इस तरह से एक शेप बन जाती है, जो आपके सुप्रास्पाइनेटस और डिफरेंट लिगामेंट्स हैं जब ऑसिफाई होंगे तो इस तरह की एक शेप बन जाती है. ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या चीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो बोनी एजेस हैं उनकी इरोजन शुरू हो जाएगी, उनको हम रोमेनियस लीजन्स बोलते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा, इनकी स्क्वेयरिंग शुरू हो जाएगी, जो नॉर्मली इसका यहाँ पे नॉर्मल हल्का सा कर्वेचर होता है, इट विल डिसअपीयर एंड इट विल लीड टू स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिकल बॉडीज. इस तरह से. अच्छा, अब हाउ टू डायग्नोज. डायग्नोसिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर 4 यानी फोर्थ पॉइंट आपके पास प्रेजेंट हो प्लस एनी ऑफ द 1 2 3 1 2 3 में से कोई भी पॉइंट. फोर्थ इज डेफिनेटिव रेडियोलॉजिकल सेक्रोआइलाइटिस. ठीक है, सेक्रोआइलियक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आपको रेडियोलॉजिकली नजर आ रही है, तो योर डायग्नोसिस इज हाफ कंफर्म्ड. फोर्थ पॉइंट से हाफ कंफर्म हो गया. प्लस यू नीड either point 1 2 or 3 to confirm your diagnosis. वन क्या है, इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन फॉर ग्रेटर देन 3 months. ठीक है, बैक पेन जो है वो आपकी है और उसको 3 months हो चुके हैं. अब बैक पेन की थोड़ी सी हिस्ट्री में ये कि वो 40 ईयर से कम की एज में है. जब विद एज तो वैसे भी पेशेंट का जो एजिंग प्रोसेस है उससे भी पेनफुल बैक हो जाती है. ठीक है, क्राइटेरिया इसके पेशेंट की एज 40 से कम हो, इंसिडियस ऑनसेट हो, एकदम से ऑनसेट हुआ. ठीक है, ड्यूरेशन लॉन्गर देन 30 हो, पेन वर्स इन द मॉर्निंग स्टिफनेस हो, पेन डिक्रीजेस विद वर्क. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं पेन प्रोवोक हो विद इनएक्टिविटी और लाइंग डाउन, तो रात के टाइम पेशेंट लेटे तब पेन ज्यादा हो जाए. ठीक है, उसके अलावा पेन के साथ साथ जब हमने बताया जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके पास सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे, तो वो भी प्रेजेंट. ठीक है, लिमिटेड मोशन ऑफ लंबर स्पाइन इन सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन, यानी आपका जो लंबर स्पाइन है वो सैजिटली फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी मुश्किल हो जाएगी एंड इन द अदर प्लेन यानी लेटरल फ्लेक्शन का भी मसला होगा. लिमिटेड चेस्ट एक्सपेंशन जो हमने देखी थी, चेस्ट एक्सपेंशन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हमने बोला था कि वो 5 या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि पेशेंट जब हाइपर इन्फ्लेट करने की कोशिश करेगा लंग्स को तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जॉइंट इमोबाइल हो गए, उसके आपस में फ्यूज हो गए, वो लंग्स को एक्सपेंड करने की स्पेस ही नहीं दे. इसलिए जो लंग एक्सपेंशन है वो आपकी कम लेस देन 2.5. ये बस इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं तो व्हाट डू वी मेजर. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, याद करने की इसमें इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार रीड कर लें कि आपको पता हो कि अच्छा डिजीज एक्टिविटी हम इससे देखते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा एंड स्ट्रक्चरल डैमेज कैसे पता चलेगा. ठीक है, डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम है, इंडिसेस है, उसकी वैल्यूज है. ट्रीटमेंट की तरफ आ जाओ. ट्रीटमेंट में आपने नंबर 1 इज फिजिकल थेरेपी. ठीक है, आप पेशेंट को कहेंगे टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल गिव अप करना पड़ेगा. ठीक है, जब इनएक्टिविटी की वजह से पेन प्रोवोक होती है और एक्टिविटी से सेटल डाउन होती है तो आप पेशेंट को यू विल सजेस्ट सम फिजिकल एक्सरसाइजेस. ठीक है, उससे ये तो नहीं होगा कि डिजीज प्रोसेस रुक जाए, बस सिंपली ये होगा कि आपके स्पाइन को उतना इट वोंट अफेक्ट द स्पाइन दैट मच. ठीक है, आपकी इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, देन फॉर द पेन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी. ठीक है, आपने वो दे देनी है. उसके बाद सल्फासेलेजीन आ जाता है आपके पास, इफेक्टिव फॉर एक्जिन एंड पेरिफेरल आर्थराइटिस. मीथोट्रेक्सेट, अब ये कौन सी है, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, इन्होंने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया. जब इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस होगा उससे क्या होगा,
suppress होने से immune reaction would also be suppressed and ये वाला process है it will slow down, ये बहुत slow down होता है। वरना अगर if we let it happen तो वो तो फौरन within few days to months जो patient का spine है वो बिल्कुल fuse हो जाएगा। इसमें ये होगा it will slow down the disease process। लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, अब अगर आपका जो साइनोवाइटिस है वो बिल्कुल वो है परसिस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग अवे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को लोकली जॉइंट स्पेस के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट के अराउंड 4 to 6 मंथ्स गुजर जाते हैं, ठीक है। एंटी टीएनएफ अल्फा थेरेपी, उसमें क्या हो जाता है कि हमें पता है कि जो सेल्स आए हैं उन्होंने अपने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करे, ठीक है। अगर आप उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को नहीं रोक रहे तो हम क्या करते हैं, जो उनके साइटोकाइंस है उनका एक्शन ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिमैब और इटर्निसेब, ठीक है। ये जो है आपकी डिजीज एक्टिविटी को काफी स्टॉप करती है काफी हद तक, ठीक है। आजकल इनको बहुत स्टडी हुई। उसके अलावा जो है हमारे पास अल्फा इमिटिंग आइसोटोप रेडियम होता है, उसने भी क्या करना है कि वहां पे इट विल किल द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि आप रेडिएशन दोगे तो ऑब्वियसली वो पूरी बॉडी पे उसका साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। सर्जरी की तरफ हम सर्जरी को सबसे लास्ट में रखते हैं, वो तब अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो तब हम हिप रिप्लेसमेंट्स या उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि फिजिकल थेरेपी, पेन रिलीफ के लिए आपने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, देन डिजीज मॉडिफाइंग जिसमें आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, वो आ गए। देन लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस इनटू द जॉइंट स्पेस, जॉइंट कैविटी के अंदर स्टेरॉइड हम इंजेक्ट कर देंगे। एंटी टीएनएफ अल्फा के वो जो वहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आपका रिलीज हो रहा है, हमने उसको उसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। दे आर वेरी रैपिडली बीइंग स्टडीड, ठीक है, इस पे काफी रिसर्चेस हो रही हैं आजकल। उसके अलावा हम रेडियम के आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं, अल्फा इमिटिंग आइसोटोप्स, ठीक है। एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर सर्जरी इफ द पेशेंट हैज डेवलप्ड अ डिफॉर्मिटी जो कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, देन वी विल प्रोसीड फॉर सर्जरी, ठीक है। समझ आ गई, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है कि आपको इन सब चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। जो आपको अगर कोई मिड में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है सिनेरियो बेस्ड, तो उसमें बहुत क्लियर कट बाउंड्रीज दी होंगी फॉर यू टू इजीली डायग्नोस, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो योर कॉन्सेप्ट्स, बाकी आगे हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं। बाकी अगर किसी को लेक्चर में समझ ना आई कुछ चीज तो यू कैन आस्क मी, और लाजमी वीडियोस लाजमी देखनी है आपने सब टेस्ट की, ठीक है। यूट्यूब खोल के सारे टेस्ट बारी बारी लिख के उनके आपने वीडियोस देखनी, ठीक है। सो यू हैव अ क्लियर ग्रास्प एंड अंडरस्टैंडिंग कि उस टेस्ट में हो क्या रहा है, हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप वो लाजमी देखिए, ठीक है। बाकी फिर आपको पता होना चाहिए हाउ टू डायग्नोज एंड हाउ टू ट्रीट, ये 2-3 बेसिक चीज। टेस्ट तो आप वीडियो से देख लोगे, टेस्टों के आपको नाम बता, ठीक है। और सीरो नेगेटिव इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हमारे पास रूमेटॉइड फैक्टर वाली जो एंटीबॉडी है वो नहीं होगी, बल्कि इसमें हमारे पास IgA का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था अभी तक का सारा, कुछ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम अटेंडेंस कैसे लेनी है आपने? क्या हुआ? मैम अटेंडेंस मार्क कर दूंगी मैं, यहाँ से पिक्चर ले लूंगी और फिर आई विल मार्क इट। मैम वो मेरे फ्रेंड्स आज बारिश हो रही है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। ठीक है, वो इधर से पता चल जाता है किसने लेक्चर दिया है ना, वो मैं देखूंगी, वो मैं कर दूंगी इसको। चलो लेती हूँ। बाकी मैं आई विल विद दैट मैम लिस्ट। आपने मतलब जूम से ही लेनी है, आपने स्क्रीनशॉट्स तो नहीं लेने ना? क्या हुआ? आपने जूम से ही लेनी है ना? जी ओके। ठीक है।
मैम क्विज 12 को है। क्विज आप लोगों की 12th में। ठीक है, थोड़ा सा तो सिलेबस है, 1 to 5 लेक्चर्स है, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके मैम। ठीक है, चलो यस मैम। ठीक है, क्लास यू गाइस कैन लीव। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।